सुहाग रात को रस्मों के हिसाब से मैं अपनी पत्नी को 33 रुपए दिए, पर उसी रात उसकी मौत हो गई। ससुराल वालों को मुझ पर शक हुआ तो मुझे जेल में डाल दिया, पर जेल से निकलकर मैंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी को सुहाग रात को 33 रुपए दिए, पर उसी रात वो चल बसी। मेरी नौकरानी ने कहा, मेरी अपाहिज बेटी से शादी कर लो। मुझे उस पर दया आ गई तो उसकी लड़की से शादी कर ली, और जैसे ही उसे 33 रुपए देने के लिए उसका घूंघट उठाया, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह तो यह 33 रुपए की रस्म मेरी जिंदगी में भूचाल ला चुकी थी। मेरा नाम मृदुल है। मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके अपने पिता के बिजनेस को संभाल लिया। बिजनेस संभालने के लिए मैं अपनी सेक्रेटरी की इंटरव्यू ले रहा था। ढेर सारी लड़कियां सूट बूट पहन के मॉडर्न तरीके से बाल काट कर और मेकअप करके इंटरव्यू देने आई थी। हर एक लड़की मुझे इम्प्रेस करने की फिराक में थी, जैसे कि मेरी सेक्रेटरी का इंटरव्यू ना होकर मैं अपनी शादी के लिए की देख रहा हूँ। सभी लड़कियाँ अपनी मीठी मीठी बातों से मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। उनमें से एक पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लड़की मुझे अच्छी लगी थी। इस जॉब के लिए अब आखिरी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना बाकी था। जब आखिरी लड़की कमरे के अंदर आई तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। और सबसे अलग यह लड़की साड़ी में थी। साड़ी में उसका रूप निखर उठा था। उसके बाल लंबे लंबे थे, आंखें बड़ी बड़ी। मैंने उसे बैठने को कहा। मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था और वो मेरे सवालों का जवाब दे रही थी, पर न जाने क्यों मुझे उसके चेहरे पर एक परेशानी नजर आई। मैंने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नजर क्यों आ रही है? अब तक जितनी भी लड़कियों का मैं इंटरव्यू लिया हूँ, सब हंसी खुशी थी और मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। पर जब मैंने देखा कि हर लड़कियां सूट बूट पहने आई थी और मॉडर्न ड्रेस पहने आई थी, तो मैं समझ गई कि शायद मुझे पसंद नहीं करोगे। मैंने कहा, ऐसा किसने कह दिया कि मैं साड़ी में आई लड़की को पसंद नहीं करूंगा? तुम्हारा क्वालिफिकेशन भी काफी अच्छा है। उसने कहा, बहुत ही मेहनत करके मैंने यह क्वालिफिकेशन हासिल की है। दरअसल मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं कई जगह पर इंटरव्यू दी, पर सब लोग मुझे रिजेक्ट कर दिया। आजकल लोगों को मॉडर्न लड़की ही चाहिए। काम के लिए क्वालिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। जब उसका इंटरव्यू पूरा हो गया तो वह जाने लगी थी। न जाने उसकी सादगी मुझे बहुत भा गई थी। सब लोग बाहर इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। जब मैं बाहर निकला और कहा कि इस जॉब के लिए सबसे अच्छी कैंडिडेट है विद्या, तो साड़ी पहनी वह खूबसूरत लड़की बिल्कुल ही हैरत में पड़ गई। उसके चेहरे पर मुझे एक मुस्कुराहट नजर आई। एक एक करके सब लोग चले गए और विद्या भी मुझे थैंक यू बोलकर जाने लगी थी कि मैं उसको रोककर पूछा कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना? वह उदास हो गई और हाँ में सिर हिलाया। मैं उसे लेकर उसकी माँ के पास गया। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तो उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया और मैं उसकी माँ का इलाज करवाया। वह और उसकी माँ बहुत खुश हो गए थे और मुझे बार बार थैंक यू कह रहे थे। विद्या अब मेरे पास काम करने लगी थी और 1 महीने के अंदर ही मुझे उससे बहुत प्यार हो गया। मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, तो वह चकित रह गई थी और यही सोच रही थी कि मुझ जैसा अमीर इंसान विद्या जैसी गरीब लड़की से प्यार कैसे कर सकता है। पर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखेर दी थी और कहा था कि मुझे भी बेहद पसंद हो। अपने रिश्ते के लिए मैंने उसके घर पर अपनी दीदी को भेज दिया, पर जब दीदी रिश्ते की बात करके मेरे पास आई तो कही कि लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बहुत ही मतलबी है। मैं अपनी दीदी की बात सुनकर हैरत में पड़ गया, क्योंकि मुझे तो विद्या बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत सीधी सादी लड़की है, जैसे कि मुझे चाहिए था। दीदी ने कहा, उसने एक ऐसी शर्त रख दी है कि तुम्हें अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उसे देना पड़ेगा, तभी वह तुमसे शादी करेगी। सोचा वह और उसकी माँ इस बात से घबरा रहे होंगे कि मैं अमीर हूँ और कभी उसकी बेटी को छोड़ न दूँ। शायद इसी वजह से ऐसी शर्त रखी होगी, पर मैं उसके प्यार में इस कदर डूब चुका था कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उसे देने को तैयार था। पर मेरी दीदी ने विद्या के बारे में जो कहा था, वह वैसी लड़की मुझे कभी भी नहीं लगी, इसलिए मैं उसकी माँ से और उससे मिलना चाहता था। जब मैं उसके घर पर गया तो उसके घर पर मुझे एक बड़ा सा ताला नजर आया। विद्या उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। पड़ोसी ने बताया कि न जाने सारा सामान लेकर वह लोग कहाँ चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि विद्या यूं अचानक मुझे छोड़कर क्यों चली गई, जबकि कई
कई लड़कियां मुझसे शादी को बेताब रहती है और जब मुझे उससे प्यार हो गया, उससे शादी करना चाहता था तो वह मुझे छोड़कर चली गई। दीदी ने कहा उसे तुमसे ज़्यादा अमीर लड़का मिल गया होगा, इसी वजह से तुम्हें छोड़ दिया। उसे बस पैसे से मतलब है, तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी इससे भी अच्छी शादी करवाऊंगी। पर विद्या मेरे दिलो दिमाग में छाई हुई थी और उसे भूल पाना मेरे लिए असंभव था। मैं उसी के प्यार में मारा मारा फिर रहा था। दरअसल दीदी मेरी सौतेली दीदी है। मेरे पापा ने 2 शादियां की थी। एक तो उन्होंने अपने मम्मी पापा की पसंद की लड़की से शादी की थी और उनसे उन्हें एक बेटी भी हुई थी। लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से प्यार करते थे और उन्होंने उनसे चोरी से शादी कर ली थी। जब मैं 2 साल का हुआ तब पापा मुझे इस घर पर लेकर आए थे। पहले तो दादा दादी और मेरी बड़ी माँ हमारे रिश्ते को कबूल करने को तैयार नहीं थे, लेकिन मेरी माँ ने इस परिवार को वारिस दिया था, जिस वजह से उन्होंने मेरी माँ को अपना लिया था। अब घर वाले सारा प्यार मुझे देने लगे। मेरी दीदी को इस बात से बहुत गुस्सा आता था। मुझसे कहने लगती थी, जब से तुम इस घर पर आए हो सब सिर्फ तुम्हें ही प्यार करते हैं और मुझे सब भूल गए। मेरी दीदी मुझसे 8 साल बड़ी थी। इस गुस्से में कभी कभी वो मुझे मारा करती थी। जब मैं उसकी शिकायत पापा से करता तो पापा कहते कि वह तुम्हारी बहन है और तुम भाई बहन आपस में इस तरीके से झगड़ा मत किया करो। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनोगे। अब मेरे पापा की उम्र काफी ज्यादा हो गई है। उन्होंने कारोबार की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। मेरे पापा अभी भी मेरी माँ से ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अभी कुछ साल पहले मेरी बड़ी माँ का देहांत हो गया। उस वक्त दीदी बहुत टूट चुकी थी, लेकिन मैंने दीदी को सहारा दिया था। दीदी की शादी करके मैं विदा कर दिया था। मेरी मम्मी पापा ने ही अभी 2 साल पहले मेरे लिए लड़की देखी थी, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी। पर यह 33 रुपए की रस्म ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब सुहागरात को मैं अपनी पत्नी के पास गया तो वो घूंघट ओढ़े बैठी थी। नौकरानी आकर हम दोनों को दूध का गिलास पकड़ा गई। उसे पीकर मैं थोड़ा राहत महसूस करने लगा, पर मैं अपनी दुल्हन को देखने के लिए बेताब था। उसका घूंघट हटाने को बेताब था। मैं अपनी पत्नी का तोहफा निकाला। 30 रुपए की तो नोट थी और 3 रुपए दरअसल 3 सोने के मोहर थी, जिससे मैंने उसे एक हार बनवा दिया था। 30 रुपए मैंने उसके हाथ में देकर मोहर वाला हार उसके गले में पहना दिया। वह हार देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि काफी पुरानी मोहर थी जो विरासत में मुझे मेरे पापा से मिली थी। हार पहनकर वह बहुत खूबसूरत लगने लगी तो मैं उसका धीरे से घूंघट हटा दिया, पर घूंघट उठाते ही मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा तो ऐसा नहीं था जैसे मैंने देखा था। आंखें लाल लाल हो चुकी थी और वो वहीं पर गिर पड़ी। ना जाने मेरी पत्नी को क्या हो गया था। मैं बहुत घबरा गया और तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर उसे आईसीयू में लेकर गए। मेरे सास ससुर भी वहां पर आ चुके थे। तभी अचानक वहां पुलिस आ गई और मुझे अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त मेरे सिर पर मानो आसमान गिर पड़ा। मेरी पत्नी अब नहीं रही, पर मैंने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, तो आखिर उसकी मौत कैसे हो गई मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दी थी। उनका कहना था कि मैं अपनी पत्नी के साथ अत्याचार किया था। मेरा वह खानदानी मोहर मेरे पास वापस आ चुका था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि 33 रुपए से मेरी पत्नी की जान कैसे चली गई। इस हादसे से मैं बिल्कुल टूट चुका था। मैं जेल से छूट गया क्योंकि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद 2 साल मैंने ऐसे ही बिता दिए कि मुझे एक दिन विद्या मिल गई और मैं उससे प्यार करने लगा। जब मैं अपनी मम्मी पापा से विद्या के बारे में कहा था, इस बात से वह खुश नहीं थे। फिर उन्होंने दीदी को रिश्ते की बात करने भेज दिया था। मेरी दीदी से मेरा दुख नहीं देखा गया और वह मेरे लिए फिर से लड़की तलाश करने लगी थी। बचपन में हर बात में मेरी दीदी मुझसे जला करती थी। धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। मेरी बड़ी माँ का मृत्यु भी एक रहस्य है। बड़ी माँ मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह और दीदी हमेशा कहती थी, तुम और तुम्हारी माँ के आने के बाद हमें बहुत दुख झेलना पड़ा है। जब मेरे पापा बूढ़े हो चले थे तो उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी, क्योंकि दीदी की शादी में उन्होंने बहुत पैसे खर्च करे थे। दीदी को भी एक बड़ा सा बंगला खरीद कर दिया था और कार भी दिया था। साथ में 10 लाख रुपए भी दिए थे ताकि वह अपनी जिंदगी अपने
तरीके से बिता सके और अपनी कारोबार, पुश्तैनी घर और यह सोने की मोहर वाली हार मुझे दे दी थी। इस बात से दीदी बहुत गुस्सा हुई थी क्योंकि उससे कहीं ज्यादा संपत्ति मुझे मिली थी। पर पापा कहते हैं कि बेटी तो पराया धन होती है और मृदुल ही हमारे परिवार का वारिस है। अगर बेटी को सब दे दूंगा तो वह जमाई को मिल जाएगा। इसी वजह से उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। दीदी ने पापा से कहा था कि वह खानदानी मोहर उन्हें चाहिए क्योंकि वह उसकी माँ को मिली थी। लेकिन मेरे पापा जब मेरी माँ को घर लेकर आए थे तो मोहर मेरी माँ को दे दी थी ताकि खानदानी हार हमेशा हमारे साथ ही रहे। दीदी ने पापा से कहा था आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसी वजह से यह हार भाई को दे दिया है। मेरी बड़ी माँ मेरे पापा को बहुत समझाने की कोशिश की थी। उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो गया था। मेरी बड़ी माँ चाहती थी कि संपत्ति की आधी आधी बांटी जाए, पर मेरे पापा इस बात को तैयार नहीं हुए। तो गुस्से से एक दिन वह घर से निकलकर चली गई थी और फिर वह हरिद्वार में जाकर रहने लगी थी। एक दिन नौकरानी ने फोन करके कहा कि बड़ी माँ गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी। हमें उनकी लाश तक नहीं मिल पाई थी और नदी उसकी लाश कहीं बहा कर ले गई थी। मेरे पापा को उनकी मौत पर बहुत दुख हुआ था क्योंकि वह कलेश करके घर छोड़कर गई थी। मेरी माँ ने उस वक्त मेरे पापा को संभाला था। जो नौकरानी मेरी माँ के साथ गई थी वह वापस आकर सारा बात खुलकर बताई थी और बहुत रोई भी थी। वह अपने आप को ही इस बात का कसूरवार मानने लगी थी। हमने उसे बहुत समझाया था और काम पर रख लिया था। जब मैं विद्या के लिए मारा इधर उधर घूम रहा था तो मेरी दीदी मुझे संभालने लगी थी। उसने अपना फोन नंबर बंद कर रखा था, इस वजह से मैं उसे कभी ढूंढ न पाया और 2 साल बाद मेरी दीदी ने मेरा दूसरा रिश्ता तय कर दिया। शादी के बाद जब मैं अपनी दूसरी पत्नी के कमरे में गया तो मुझे वो 33 रुपए वाला रस्म करनी थी। नौकरानी दूध लेकर आई थी। हम दोनों ने दूध पिया और उसके बाद मैं 30 रुपए अपनी दूसरी पत्नी के हाथ में रख दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं सोचने लगा कि पहला वाला शायद हादसा ही होगा। मैं सोने की वह मोहर वाली हार निकाल कर अपनी दूसरी पत्नी के गले में पहना दी। उसका घूंघट जैसे ही मैंने उठाया तो मेरा दिल दहल उठा। उसकी हालत भी ठीक वैसे ही थी जैसे मेरी पहली पत्नी की थी। घबराता हुआ मैं किसी तरीके से उसे अस्पताल लेकर गया था। उसकी जान चली गई और मेरी जिंदगी फिर से शोक में डूब गई। अब मैं इस मोहर वाली हार को अपशगुन मानने लगा था जिसने मेरे दो पत्नियों की जान ले ली थी। मेरे दूसरी पत्नी के ससुराल वालों ने भी मुझ पर इल्जाम लगाया और फिर से मुझे वकील के सहारे जमानत करानी पड़ी। मेरे दोनों केस बंद हो गए थे क्योंकि मैं बेकसूर था, लेकिन मैं अपने दो पत्नियों को खो चुका था। कहीं मोहर श्रापित तो नहीं? यह मोहर मेरी दीदी लेना चाहती थी और उसने बहुत आंसू बहाए थे। कहीं इसी वजह से तो मेरी जिंदगी में यह कयामत नहीं आ गई। मैं बहुत उदास था और फिर गम के अंधेरे में डूबने लगा था। मैं सोच लिया था कि मैं सब छोड़कर विदेश चला जाऊंगा। मैंने अपने मम्मी पापा से भी सब कुछ कह दिया था। आप हमारी सारी संपत्ति दीदी को दे दो क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरे साथ हमेशा बुरा ही हो रहा है। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया पर मैं समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरी दीदी भी मुझे समझाने लगी थी कि माँ चले जाने के बाद अब तुम ही मेरा सहारा हो, तुम विदेश मत जाओ। पर मैं नहीं माना। लेकिन एक रात नौकरानी मेरे कमरे में आ गई, रोने लगी और कहने लगी मेरी बेटी भी अपाहिज है। मैंने बहुत कोशिश की उसके लिए लड़का ढूंढने की, पर उसे जो भी देखता रिश्ता तोड़ देता है। पर मेरी बेटी तो इंसान के रूप में देवी है। साहब आप मेरी बेटी से शादी कर लो, देखना आपकी बुरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। मुझे उसकी बातों में दया आ गई थी और मैं उसकी बेटी से शादी करके उसे दूसरे वाले बंगले में लेकर गया था। मेरे खानदानी घर पर मेरे साथ दो बार हादसा हो चुका था। इसी वजह से उस मनहूस घर से मैं अपनी पत्नी को दूर रखना चाहता था। लेकिन जब मैं अपनी तीसरी पत्नी को भी रस्मों के हिसाब से 33 रुपए का तोहफा दिया तो उस तोहफे की तरफ देखने लगी और कहा कि मेरा घूंघट मत उठाना नहीं तो गजब हो जाएगा। मैं अपाहिज हूँ, आप मुझे अपने खानदानी घर पर लेकर चलो और पूरे परिवार के सामने आप कहो कि मैं आपकी पत्नी हूँ। उसके बाद ही आप मेरी शक्ल देख सकते हो। मैंने उसकी बात मान ली थी। मैं तो इस लड़की से चोरी से शादी किया हूँ। वह चाहती है
है कि मैं दुनिया के सामने उसको स्वीकार करूं, तो मैं अपनी दीदी, जीजाजी और मम्मी पापा को घर पर इकट्ठा कर लिया और अपनी अपाहिज पत्नी को उठाकर अपने पुश्तैनी घर पर लेकर गया और सबसे कह दिया कि यह मेरी पत्नी है, जो कि इस नौकरानी की बेटी है। पर मेरी दीदी कहने लगी, ऐसा कैसे संभव है? यह नौकरानी तो मेरी माँ की सबसे पुरानी और खास नौकरानी रही है और इसने तो कभी भी शादी नहीं किया, फिर यह लड़की उसकी बेटी कैसे हो सकती है? तुम्हें जरूर इस नौकरानी ने धोखा दिया होगा। मैंने कहा, जो भी हो, यह मेरी पत्नी है। पिछली 2 पत्नियों का घूंघट उठाते ही उनकी मौत हो गई। आप सबके सामने मैं इसका घूंघट उठाऊंगा ताकि दोबारा कोई पुलिस केस ना हो। मैं अब इन सब चीजों से परेशान हो गया हूँ। मैं सबके सामने अपनी नई पत्नी का घूंघट उठाया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शायद मैं कोई सपना देख रहा था। वह लड़की जो कि दुल्हन बने मेरे सामने बैठी थी, वह कोई और नहीं बल्कि विद्या थी, मेरा प्यार विद्या। उसको देखते ही मेरे दीदी के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। मैंने नोटिस किया, फिर विद्या से पूछा कि आखिर तुम कहाँ चली गई थी? विद्या ने मुझसे कहा, दरअसल तुम्हारी दीदी ने ही मुझे डराकर भगा दिया था। जब वह रिश्ते की बात करने आई थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम मेरे भाई से शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी, तुम्हारी माँ को जिंदा जला दूंगी। अगर भला चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। यह बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपनी दीदी की तरफ देखने लगा, पर मेरी दीदी हकलाते हुए कहने लगी, झूठ बोल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर यकीन करूं, अपनी दीदी पर या विद्या पर, क्योंकि विद्या पहले ही झूठ बोलकर मुझसे शादी किया है। नौकरानी ने कहा था कि यह मेरी अपाहिज बेटी है, जो कि झूठ है। तभी नौकरानी आई और मेरे पैरों पर गिर गई और मुझसे माफी मांगने लगी। कहा, साहब मुझे माफ कर दो, मैं आपका साथ इतना बुरा किया है, वह आपकी दीदी और बड़ी मम्मी के कहने पर किया है। दरअसल आपकी बड़ी माँ गंगा में डूबकर नहीं मरी, बल्कि वह जिंदा है और आपकी दीदी के घर पर है। नौकरानी मुझे यह सब कुछ बताए जा रही थी और मेरी तो हैरत का ठिकाना न था। उन्होंने कहा, आपकी दीदी और आपकी सौतेली माँ आपका सब कुछ छीन लेना चाहती थी और इसीलिए उसने आपको इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया कि आप सब छोड़कर विदेश जाने को तैयार हो गए। आपकी पहले की 2 पत्नियां जिंदा है। यह शादी भी आपको बर्बाद करने की चाल थी। आपकी दीदी ने आपके ससुराल वालों से पहले से ही बात कर ली थी। एक रात की शादी के लिए उन्हें मोटा रकम दिया था। आपकी दीदी कुछ दवाई दूध में मिलाकर दे देती थी, जो मैं जाकर बहू को दे देती थी। उसके पीते ही आपकी पत्नी की आंखें लाल हो जाती थी और वो बेहोश हो जाती थी। उसने अस्पताल में डॉक्टर को भी पैसे खिला दिए थे, जिसने यह झूठ कह दिया था आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, जबकि वह लोग जिंदा है और मोटे पैसे लेकर अपनी एक रात की कीमत वसूली है। और फिर आपके ऊपर झूठा मामला बनाकर आपको अरेस्ट करवा दिया, जिससे आप काफी परेशान हो चुके थे। मैंने नौकरानी से कहा, अब क्या हो गया है कि तुम विद्या को मेरे पास लेकर आ गई? नौकरानी ने कहा, दरअसल विद्या मेरी रिश्तेदार है। मुझे विद्या के बारे में पहले से मालूम था, पर मैं इस घर का नमक खाया था, तो बड़ी मालकिन के कहने पर मैं खामोश रही और आपको कुछ भी नहीं कहा। विद्या और उसकी माँ सब छोड़कर दूसरे शहर चली गई थी। वह बेचारी भी आपके प्यार में गुमसुम रहने लगी थी और अपनी माँ से कह दिया था कि कभी शादी नहीं करेगी। उसकी माँ रिश्ते में मेरी दीदी है। एक दिन दीदी ने मुझे फोन किया और सारी बातें बताई, तो मुझे इस बात से बहुत दुख पहुंचा, जिस वजह से दीदी की बेटी को अपनी बेटी बताकर मैंने उसकी शादी आपके साथ करवा दी। मैं जानती हूँ कि आप विद्या से बहुत प्यार करते हैं। मेरी बड़ी माँ जिंदा थी, अब वह दीदी के साथ रहती थी। दीदी की हरकतों से मुझे बहुत दुख पहुंचा था। मैंने कहा, दीदी आपने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? आप मुझसे कह सकती थी, आप इस तरह की साजिश में उतरी। दीदी बोली, तुम और तुम्हारी माँ हमेशा मेरे और मेरी मम्मी के साथ गलत किया। मेरे पापा की जिंदगी में आकर हमारा प्यार और हक मारा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती थी। मेरे पापा दीदी और बड़ी माँ पर बहुत गुस्सा हो गए थे। दीदी से कह दिया था कि वह हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। मैं अपनी मम्मी पापा और विद्या के साथ खुश रहने लगा था। एक बार फिर से जीने लगा था। कुछ सालों के अंदर मेरे मम्मी पापा गुजर गए
है। विद्या ने मुझे संभाल लिया था और हमारे 2 बच्चे भी हुए। उसके साथ हमने बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताई। दीदी हमसे और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी और वह कभी लौटकर मेरे पास नहीं आई। पर मेरी दीदी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।